सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष भूगोल की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी की जो भूगोल की आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका एमसीक्यू बेस्ड सेट 2। इससे पहले हम सेट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एमसीक्यू बेस्ड है। इससे पहले जो कंटेंट की वीडियोस है जिसमें 8 चैप्टर्स हैं, 8 पार्ट हैं, आठों के आठों पार्ट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतर तरीके से कराई गई है। आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। उसके पश्चात काफ़ी डिमांड आ रही थी कि रिवीजन के लिए आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन तैयार कीजिए इसके, तो वो प्रिपेयर किए गए हैं 2 सेटों में। ठीक है, एक सेट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं। आज हम सेट 2 करने जा रहे हैं। सेट 1 में जिस हिसाब से 50 प्रश्न थे, इसमें भी 50 प्रश्न हैं। ये आगे के चैप्टर्स के हैं। इन दोनों सेटों में आपकी पूरी जो 6th क्लास की ज्योग्राफी है वो कंप्लीट करने का प्रयास किया गया है। संभावित प्रश्न जो भी बन सकते हैं आने वाले समय में जीके में, ठीक है, और ख़ासकर जो आपका पेपर सेकंड होता है सीटेट का, ठीक है, सीटेट का जो पेपर सेकंड होता है उसमें एसएसटी का जो पार्ट आता है जिसमें 60 नंबर की एसएसटी आती है आपकी, उसमें हिस्ट्री भी रहती है, ज्योग्राफी भी रहती है और पॉलिटिकल साइंस भी रहती है। ठीक है, इको का भी समथिंग पार्ट रहता है थोड़ा बहुत। तो वहाँ ये एकदम रामबाण सीरीज़ जो है, ठीक है, वो होने वाली है, लाभदायक होने वाली है, बहुत ही है। ठीक है जी। और बाकी किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ जीके आ रही है आपकी, ठीक है, जहाँ पर जीके आ रही है उसके लिए भी ज्योग्राफी पता है आपको कितना इंपॉर्टेंस है, अगर आपने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ भी सामान्य ज्ञान आपका पूछा जा रहा है, तो वहाँ ये सीरीज़ बहुत ही लाभदायक होने वाली है। चूँकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो, ठीक है, नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का, उसका आधार एनसीईआरटी रहता ही रहता है। इस चीज़ से आप सभी अवगत हैं। ठीक है जी। चलिए, तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा हम टू द पॉइंट अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। चलिए प्रारंभ करेंगे हमारा, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्लासिक जियोग्राफी एमसीक्यू सेट 2। ठीक है, इसके पश्चात आपको क्लास 7 का भी ऐसे देखने को मिलेगा, एमसीक्यू बेस्ड भी और कंटेंट भी। ठीक है, अभी देखिए क्लास 6 का जो हिस्ट्री का है वो भी कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद उसकी भी एमसीक्यू सीरीज़ आएगी। ठीक है, पॉलिटिकल का कंटेंट हो गया है, उसकी भी एमसीक्यू सीरीज़ आने वाली है, आपको अगले 2 या 3 दिनों में वो भी देखने को मिल जाएगी, उस पर भी काम चल रहा है। ठीक है जी। चलिए तो प्रारंभ करेंगे। ये आप देख सकते हैं 50 प्रश्न लिए मैंने इसमें, ठीक है, और 1 आवर। ठीक है, जैसे कि भाई 50 क्वेश्चन है, उसको एक्सप्लेन करने में और समझाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने टाइम लिखा हुआ है, बाकी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। चलिए तो प्रारंभ करेंगे। आज का पहला प्रश्न, ग्रीक भाषा में लिथास का क्या अर्थ है? ठीक है, देखिए ग्रीक भाषा जो है काफ़ी मेन रोल प्ले किया है हमारी ज्योग्राफी में, स्पेशली आपको पता है स्टार्टिंग में हमने सेट 1 में किया था, प्लैनेट एक वर्ड है, ठीक है, जो कि प्लेंटाई से बना है, जो कि ग्रीक भाषा का है। ज्योग्राफी जो वर्ड है वो भी ग्रीक भाषा से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रीक भाषा से काफ़ी शब्द हैं। अब लिथास का इन्होंने पूछ लिया डायरेक्टली मीनिंग। ठीक है, बताइए उसका अर्थ क्या है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आसानी से विजिबल हो जाए। ठीक है, ऑप्शन से आपके पत्थर, जल, वाष्प, जीवन। क्या अर्थ है लिथास का? जी हाँ, चलिए इसका जो अर्थ है आपका पत्थर है। क्या है जी? पत्थर। ठीक है, चलिए अगर मैं वाष्प की बात करूं तो ग्रीक में एक वर्ड है एटमास। ठीक है, इसको अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे तो एटमोस हो जाएगा। ठीक है, और लिथास को आप देखेंगे तो लिथोस हो जाएगा, इस टाइप से। ठीक, और जल की मैं बात करूं तो ग्रीक में एक वर्ड है इसके लिए ह्यूडर। कैसे लिखेंगे? आधा है ये, ह्यूडर। ठीक है, तो ये वर्ड भी याद रखिए। अभी मैंने एक वर्ड लिया है यहाँ पर, तो कोई भी वर्ड आपका आ सकता है। जीवन अगर पूछ ले तो बायोस, बायोस। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड हैं सारे के सारे, जिसका मीनिंग मैंने सबके बता दिए हैं। पत्थर का पूछ ले तो लिथास, जल का पूछ ले ह्यूडर, ठीक है, एटमास पूछ ले वाष्प, जीवन का बायोस। याद रहेगा, आसान है, याद कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो कि माउंट एवरेस्ट है, समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचा है? सिंपली आपसे इसकी हाइट पूछ ली। ठीक है, देखिए माउंट एवरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बन ही जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, तो यहाँ से प्रश्न बनना लाजमी है ना, आज नहीं तो कल बनेगा ही बनेगा। आपके ऑप्शन है यहाँ पर 9848 मीटर, 1048 मीटर,
8848 मीटर, 10048 मीटर। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, हाइट पूछिए, ऊंचाई पूछिए माउंट एवरेस्ट की आपसे। जी हाँ, चलिए इसका जो उत्तर होने वाला है वो है आपका 8848 मीटर। ठीक है, 8848 मीटर ये सही उत्तर है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। टू द पॉइंट चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विश्व का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त है, जिसकी ऊंचाई 11,022 मीटर है। यह किस महासागर में स्थित है? देखिए इधर से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन बन जाता है विश्व का सबसे गहरा भाग कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो कि यहाँ पे बनाया मैंने सीधा सीधा, या फिर सीधा सीधा पूछ लेगा विश्व का सबसे गहरा भाग क्या है, तो मैरियाना गर्त है। उसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 11,022 मीटर है। कैसे याद करना है अभी मैं बता दूंगा। ठीक, फिलहाल देखते हैं ये किस महासागर में है। ऑप्शन हैं आपके अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, मैरियाना गर्त। चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। ठीक है, इसमें ही है ये मैरियाना गर्त, जो कि सबसे गहरा भाग है विश्व का। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? 11,022। देखिए 11 लिखिए, 0 लिखिए, 11 का डबल कर दीजिए इधर 22। समझ में आया? 11 लिखिए, बीच में 0 लिखिए, इसका डबल कर दीजिए 22। हो गया, डबल है ना? क्लियर है? हो जाएगा। एक दो बार आप ट्रिक लगाएंगे तो आसानी से मेरे हिसाब से ये आप कर लेंगे, इसमें ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताते चलूँ यहाँ पर आपको। प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्लियर है? उसके बाद अगर नंबर आता है तो अटलांटिक महासागर का। ठीक है जी, आगे चलेंगे। कुल कितने महासागर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि एशिया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहे हैं यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग में फैला है। देखिए सीधा प्रश्न नहीं पूछा इन्होंने, है ना? इन्होंने क्या, मेरे द्वारा ही जनरेट किए हुए प्रश्न है, मैंने जानबूझकर ही ऐसा बनाए हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा डाटा मिले। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में जो एग्ज़ाम का लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है, तो आपको एक लेवल आगे बढ़कर तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है जी, आपसे मुश्किल ही पूछेगा ये कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सब जानते हैं एशिया है। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग में फैला है, इसलिए मैंने इस टाइप का प्रश्न डाला है। ठीक है, आपको बड़ा महाद्वीप तो याद हो ही जाएगा, साथ में ये भी याद हो जाएगा। चलिए तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन से हैं पूरे भाग में, 1/4 भाग में, आधे भाग में, 1/3 भाग में। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका 1/3 भाग में। कितने भाग में? 1/3 भाग में। ठीक है जी, याद रहेगा। पूरे भाग में तो हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस आप यहीं से लगा सकते हैं। भाई 7 महाद्वीप है। ठीक है, एशिया ही पूरे भाग में होगा क्या? नहीं। ठीक है जी, चलिए 1/3 भाग में है एशिया पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के। ठीक है, याद रहेगा, आशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है? देखिए एशिया महाद्वीप के बारे में पूछा है, जिसके अंतर्गत हमारा भारत भी शामिल है, ये याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, कि हमारा भारत देश कौन से महाद्वीप का अंग है या कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो आपका उत्तर होगा एशिया। ठीक है जी, याद रहेगा, आशा है। आगे देखेंगे, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके। एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन हैं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिएगा, इस पर एक ही मात्रा नहीं आएगी, सिर्फ रा आएगा, सिर्फ रा आएगा आर्कटिक में। ठीक है जी, कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर है, हो जाता है टाइपिंग में। चलिए क्या है सही उत्तर? एशिया महाद्वीप से होकर गुजरने वाली रेखा। जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक है, और मैं एक फैक्ट और बताता चलूँ यहाँ पर। एशिया महाद्वीप से तो होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, ये हमारा जो भारत देश है ना, भारत के भी बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। याद रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपका उत्तर होगा कर्क रेखा, लगभग बीचों बीच से। ठीक
ठीक है, और ये कितने राज्यों को टच करते हुए जाती है, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मिलने की पूरी पूरी संभावना होनी चाहिए मेरे द्वारा, ठीक है, पूरी पूरी आशा है मुझे कि आप आंसर करेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर हो चुका है आपका, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई, ठीक है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन से आपके हिमालय, एंडीज, यूराल, आल्पस। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको। देखिए एशिया और यूरोप की बात हो रही है, ठीक है, यूरोप कहाँ है, एशिया कहाँ है, ठीक। हिमालय को आप डायरेक्टली नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हिमालय आपको पता है उत्तर भारत में इधर ऊपर की साइड है ना, जहाँ पे चाइना आ रहा है आपका, तो वहाँ तो यूरोप नहीं आ रहा आसपास, ठीक है। और एंडीज़, एंडीज़ कहाँ पर है, कहाँ है एंडीज़ पर्वत श्रृंखला? जी हाँ बिल्कुल, ये साउथ अमेरिका में है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। बचा यूराल और आल्पस, इन दोनों में आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो बेहतर है इन दोनों में सही आंसर है, और आंसर है आपका यूराल पर्वत। क्या है? यूराल पर्वत, याद रहेगा। एशिया और यूरोप को अलग करती है यूराल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, ओके। चलिए, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? देखिए उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है, देखिए दो चीज़ें होती हैं। चलिए फिलहाल मैं ऑप्शन देता हूँ, फिर आपको शायद डायरेक्टली आंसर पता हो। ऑप्शन से आपके जल संधि, स्थल संधि, नहर, रेगिस्तान। क्या सही उत्तर? यहीं पे चलिए एक मैं फैक्ट बताता चलूँ, इंडिया और श्रीलंका अर्थात भारत और श्रीलंका जो है वो एक जल संधि से जुड़े हैं, ठीक है। किससे जुड़े हैं? जल संधि, अर्थात जल का संकरा भाग, ठीक है, जिसे आप पाक जल संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। आशा है ये चीज़ तो आपको पता होगी, शायद आगे भी ये क्वेश्चन में आए, शायद मुझे याद आ रहा डाला हुआ है मैंने ये क्वेश्चन इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किससे जुड़े हैं, तो आपका उत्तर होगा स्थल संधि, स्थल का संकरा भाग, ठीक है। क्या उत्तर होगा? स्थल संधि, और स्थल संधि का नाम है आपका पनामा स्थल संधि, ये भी याद रखिएगा, पनामा स्थल संधि। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सी स्थल संधि है? पनामा, ठीक है, पनामा, पनामा, ठीक है, याद रहेगा, आशा याद रहेगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से इजी प्रश्न होना चाहिए आपके लिए है ना। ऑप्शन से आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, कौन सी गैस का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? बिल्कुल सही, ये है आपका नाइट्रोजन। कितने परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%, ठीक है। बाकी जो गैसेज है छोटे छुटपुट, ठीक है, वो बाकी जो बचे हुए परसेंटेज हैं उसमें आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, एर्गन है, ये सब आ जाती हैं इसमें। क्लियर है जी? चलिए आगे चलेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि ये फिट हो जाए आसानी से। ओके चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग जो जीवन के लिए सहायक है क्या कहलाता है? देखिए स्थल भी आ रहा है इसमें, जल भी आ रहा है इसमें, हवा अर्थात वायु भी आ रही है इसमें, इन तीनों का ही मिश्रण, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें हैं, ठीक है, उसका सीमित भाग है और जो जीवन के लिए सहायक है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन आपके जीवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल। क्या बोलेंगे? जी हाँ बिल्कुल सही, देखिए जीवन के लिए सहायक है यानी सीधा सा जीवमंडल, ठीक है। क्लियर है? क्या होगा? जीवमंडल, जहाँ पे स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है, ठीक है, वायुमंडल भी है, तीनों का ही मिश्रित रूप है। क्लियर? वो क्या कहलाएगा? जीवमंडल। क्लियर? नेक्स्ट अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क, भूमध्य, मकर तीनों ही रेखाएं होकर गुजरती हैं
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों ही रेखाएं, जो तीन महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, 23.5 डिग्री उत्तर पर आपकी कर्क रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री पर आपकी भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण पे आएंगे तो आपको मकर रेखा मिलेगी। ये तीनों ही रेखाएं होकर गुजरती हैं किस महाद्वीप से, ये प्रश्न है। आपके ऑप्शंस ये रहे, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिससे तीनों ही रेखाएं होकर गुजरती हैं। ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी बनने की पूरी पूरी संभावना है। आगे चलेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, चलिए पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर उसको बड़ा कर लेंगे हम। चलिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज किस महाद्वीप में स्थित है? आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसलिए मैंने क्वेश्चन में बना दिया ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी चीज़ें याद हों, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने के पीछे काफ़ी दिमाग खर्च हुआ है, ठीक है। तो आशा है चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और वीडियोस को लाइक तो आप भूल ही गए हैं, बस वीडियो को देखना है, समझना है और चले जाना है ना, यही काम करना है आप, है ना, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट भी करना होता है। चलिए, फ़िलहाल बहरहाल हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, आपका कार्य हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है जी। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ है, वो किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है आपके एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप। अगर आपने ध्यान से सुना होगा पीछे, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर वहीं दे चुका हूँ, पीछे ही दे चुका हूँ, मैं अच्छे से समझाया मैंने, बिल्कुल सही। जिनका उत्तर दक्षिण अमेरिका आ रहा है बिल्कुल सही है, मैं पीछे बता के भी आया हूँ, अभी दूसरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा था तो वहाँ मैंने बताया भी इसको, ठीक है जी। तो दक्षिण अमेरिका इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अगला भी थोड़ा बड़ा है इसलिए फिट करना है इसको, ठीक है। चलिए, अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के 3 शोध संस्थान हैं जिनमें मैत्री, भारती भी शामिल हैं। तीसरा शोध संस्थान कौन सा है? देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो मनुष्य है ना, उनके रहने लायक स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ महाद्वीप में रह करके, ठीक है, कुछ विशिष्ट परिस्थिति में और विशिष्ट परिस्थिति के अनुसार कुछ कपड़े, ठीक है, इक्विपमेंट्स और काफ़ी सिस्टम वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, रखा गया है, ठीक है, जिससे कि रिसर्च हो सके वहाँ पर, ठीक है, स्टडी किया जा सके वहाँ के एनवायरनमेंट को, ठीक है, वहाँ की जलवायु को, इस हिसाब से। तो भारत के और भी देशों के वहाँ पे शोध संस्थान हैं, लेकिन अगर भारत की मैं बात करूँ तो भारत के 3 शोध संस्थान हैं, जिसमें से 2 के नाम आपके समक्ष हैं, मैत्री और भारती। आपसे पूछा है तीसरे शोध संस्थान का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके ये रहे, उत्तरी गंगोत्री, यमुनोत्री, दक्षिणी यमुनोत्री, दक्षिण गंगोत्री। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, 3 शोध संस्थान अंटार्कटिका महाद्वीप में, तीसरा कौन सा है? बिल्कुल सही, जिसका उत्तर है, जिन्होंने जवाब दिया है, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है जी, दक्षिण गंगोत्री बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक। तो आपको तीनों ही नाम याद होने चाहिए, मैत्री, भारती, दक्षिण गंगोत्री, याद कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, ठीक है। अगर आपने कंटेंट वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं सारी चीज़ें ट्विक के माध्यम से, ठीक है जी। आगे चलेंगे, फिलहाल पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? देखिए, जल का क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे, है ना, सीधा सीधा पूछा कितने भाग पर जल है, ये नहीं पूछा कि कितना प्रतिशत भाग जो है पीने योग्य जल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ जल पूछा है, और उस जल में आपका महासागर का जल भी आता है, जिसे आप डायरेक्टली नहीं पी सकते हैं, खारा होता है, ठीक है जी। चलिए, ऑप्शन से आपके 71%, 97%, 29%, 75%। कितने प्रतिशत भाग पर जल है? जी हाँ, चलिए, बिल्कुल सही, 71% भाग पर जल है। कुछ लोग 75 लगा रहे होंगे, 75 नहीं है भाई, 71 है, 71, ठीक। अब ये कॉमन सेंस लगाइए, जब 71% भाग पर जल है तो स्थल कितने भाग पर होगा? बिल्कुल सही, 29%, 29% पे स्थल होगा, ये था कर लीजिएगा, ठीक है, और जल 71 बता ही दिया मैंने, ठीक है जी। चलिए, यहीं से एक फैक्ट और बताता चलूँ मैं आपका, अगर आपका क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का, ठीक है, कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में पाया जाता है, तो 97%,
पृथ्वी पर जो टोटल पानी पाया जाता है ना, कुल जल पाया जाता है जितना भी, उसका 97% तो महासागरों में है। तो मात्र आपका जो 3% है वो आपका महासागरों से इतर है, महासागर से हटकर है, जो कि आप पीने के लिए या किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? ठीक है, आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। निम्न में से कौन सा महासागर अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है तथा जिसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है? ठीक है, सबसे पहले आप सोच रहे होंगे ये दंतुरित शब्द क्या है। एस आकार का तो समझ में आ रहा है, दंतुरित क्या होता है। देखिए, दंतुरित होता है, देखिए जिसकी जो तटरेखा है ना, वो मतलब कि सीधी ना होकर के कभी आगे जा रही है फिर पीछे आ रही है ना, टेढ़ी मेढ़ी है। और ये जो है ना, ऐसी दंतुरित रेखाएं, ये व्यापार की दृष्टि से बहुत लाभदायक होती हैं। और इस महासागर को, जिस महासागर की बात हो रही है अभी यहाँ पर, वो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। आपका अगर भविष्य में प्रश्न ये बनता है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो भी इसका उत्तर यही होगा, जिसका उत्तर ये होगा एस आकार का। ठीक है, तो ये एस आकार का भी है और इसकी तटरेखा दंतुरित भी है, और ये व्यापार की दृष्टि से भी बहुत अधिक व्यस्त महासागर है। तो तीनों का उत्तर एक ही है। क्या है? ऑप्शंस आपके ये रहे, लगाइए आंसर। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर है आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब देखिए यहीं पर आपके 3-3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा इन फ्यूचर, एस अक्षर के आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। किसकी तटरेखा दंतुरित है बहुत अधिक? अटलांटिक महासागर। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ठीक है जी, और दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये चीज़ मैं पहले भी आपको पीछे बता के आ चुका हूँ, अटलांटिक महासागर। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। पर्वत पठार से कैसे भिन्न होते हैं? ठीक है, मतलब किस क्षेत्र में या किस हिसाब से कैसे भिन्न होते हैं? ऑप्शन है अभिमुखता में, ऊंचाई में, ढाल में, उपरोक्त सभी में। ठीक है, तो क्या है सही उत्तर? चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका ऊंचाई में। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन बनता है पर्वत पठार से किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो ऊंचाई में भिन्न होते हैं। क्लियर है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द पॉइंट चीज़ें देखेंगे। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? दक्कन पठार, ऑप्शन से आपके ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, भारत। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, दक्कन पठार। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है भारत। क्या है? भारत। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। आगे चलने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये, अच्छा, दक्कन पठार से संबंधित, चलिए देखते हैं आगे शायद क्वेश्चन बनाया है, आगे देख लेंगे इसको। और चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, यांगसे नदी कहाँ बहती है? ये एक बार एग्जाम में आया भी हुआ है, डायरेक्ट पूछा गया यांगसे नदी कहाँ बहती है, सीधा ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन से आपके चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, कई लोग भारत भी लगा रहे होंगे, सोच रहे होंगे नॉर्थ ईस्ट का है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जो है ये चीन की नदी है। कहाँ की नदी है ये? चीन की, एकमात्र मतलब अच्छी नदी या बड़ी नदी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, यांगसे नदी, सीधा आपको इतना याद रखना, यांगसे नदी चीन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, सीधा क्वेश्चन आप दूसरी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में है, बस सीधा क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके अपलेशियन, एंडीज पर्वत श्रृंखला, आल्पस, रॉकीज। ठीक है, देखिए पर्वत कैसे याद करेंगे, कौन से महाद्वीप में हैं, कौन से देश में हैं, इन सब की ट्रिक्स मैंने कंटेंट वाली वीडियो में बहुत ही बेहतर तरीके से बताने का जो है प्रयत्न किया है। आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं चैप्टर्स में। ठीक, अब यहाँ एमसीक्यू कर रहे हैं तो इतना पॉसिबल नहीं है कि हर क्वेश्चन का मैं यहाँ पे ट्रिक बता पाऊँ, तो बेहतर होगा आप कंटेंट वाली वीडियो देखिए, वहाँ देखिए ट्रिक में अच्छे से बताया हुआ सारी चीज़ों को कैसे याद करना है। ठीक है जी, और रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, चलो फिलहाल
इसका जो उत्तर है वो होने वाला है आपका आल्पस। ठीक है, एंडीज तो आपने वैसे हटा दिया होगा। ये कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, पीछे करा के आ रहा हूँ मैं। ठीक, और अपलेशियन कहाँ का है? जी हाँ, ये उत्तर अमेरिका का है। रॉकीज कहाँ का है? जी हाँ, उत्तर अमेरिका का है। रॉकी अप करके कराया था ना ट्रिक, याद है? जिन्होंने कंटेंट वीडियो देखी हुई है, रॉकी अप। ठीक है, रॉकी यानी रॉकीज, अप यानी अपलेशियन। अप यानी उत्तर। ठीक है, अप से हमने क्या किया था? उत्तर। नॉर्थ दिशा को हमेशा ऊपर रखते हैं, ध्रुव तारा उत्तर में होता है, हमेशा ऊपर होता है, इस हिसाब से हमने ट्रिक लगाई थी। देखिए, सारी ट्रिकों की चर्चा यहाँ करना बेहतर नहीं है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ, आप कंटेंट वाली वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको ट्रिक्स मिल जाएगी हर क्वेश्चन की, हर फैक्ट की। ठीक है जी, आगे चलेंगे। हिमानी कहाँ पाई जाती है? चलिए, हिमानी कहाँ पाई जाती है, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन है आपके मैदानों में, पर्वतों में, पत्थरों में, पठारों में। हिमानी क्या होती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हिमानी होती है बर्फ़ की नदियाँ। ठीक है, सिंपल है। हिम यानी बर्फ़, आनी यानी नदी, हिमानी यानी बर्फ़ की नदियाँ। तो बर्फ़ की नदियाँ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ भी मिल सकती हैं बर्फ़ की नदियाँ। जी हाँ, बिल्कुल, पर्वतों में। ठीक है, पत्थरों में नहीं मिलेगी भाई, पठारों में, मैदानों में नहीं, पर्वतों में हिमानी यानी बर्फ़ ही जो में रहेगी, नदी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द पॉइंट चीज़ें देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हिमालय एवं आल्पस किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? देखिए, पर्वत हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिए भी हुए हैं तीनों प्रकार के, बृहस्पति पर्वत, वलित पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तीनों ही पर्वतों की कैटेगरी वाइज मैंने अच्छे से बताया हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कंटेंट वीडियो में। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अच्छे से बहुत बेहतर तरीके से मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड करके बताया हुआ है। ये शायद मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है आपका। ठीक है, स्थल रूप 5 या 6 है आई थिंक, तो आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा ये। चलिए, बहरहाल हिमालय और आल्पस पूछा है, किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? ऑप्शन से आपके बृहस्पति पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत एवं लास्ट ऑप्शन है ज्वालामुखी एवं बृहस्पति पर्वत दोनों। ठीक है, तो क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत में मैंने आपको 6 पर्वत बताए थे, अगर आपको याद हो। सबसे पहले हमने चर्चा की थी अपने हिमालय की। ठीक है, मैं 6 के 6 बता देता हूँ। वलित पर्वत, इन 6 पर्वतों के अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है भाई। वलित पर्वत में हिमालय था दूसरा। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा मैंने बताया था आपको अरावली, अगर ये आपको याद होगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ये हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है पूरे विश्व की। उसके बाद मैंने आल्पस बताया था, ठीक है, जो कि यूरोप की है। ठीक है, आल्पस बताया था। उसके बाद मैंने 3 को हटाना पड़ेगा, बाकी 3 तभी बता पाऊँगा। ठीक है, आप बैक जाके 3 देख सकते हैं। फोर्थ बताया था मैंने अपलेशियन। ठीक है, अपलेशियन वही उत्तर अमेरिका वाली। ठीक है, रोकी अप। ठीक है, अपलेशियन। ठीक है, उत्तर अमेरिका। और 5वां बताया था मैंने यूराल, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करती है। ठीक है, और रोकी अप रोकी। ठीक है, एक रोकी आ गया। ये बताई थी मैंने 6। इन 6 वलित पर्वतों के अलावा कोई भी वलित पर्वत आपको याद नहीं करना। अच्छा, वलित पर्वत को इंग्लिश में बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश वर्ड भी आ जाता है, फोल्ड माउंटेन। ठीक है जी, चलिए याद रहेगा। और बाकी ट्रिक्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप कंटेंट वीडियो देखिए, वहाँ आपको अच्छे से मिलेगा अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो। चलिए आगे चलेंगे। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए, अभी मैं पीछे बता के आया हूँ, डायरेक्ट आप इसका आंसर लगा सकते हैं, अरावली इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है, तो इसको आप प्लीज़ कर जाइएगा। ठीक है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, इसको और एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सीधा आगे चलूँगा। ठीक है, टू द पॉइंट चीज़ें देखेंगे। चलिए जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन है, यूरोप की राइन घाटी तथा वोसजैस पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? ये बहुत क्वेश्चन बनेंगे, खासकर जो डीएसएसबी के एग्जाम्स होते हैं ना, वो ऐसे बहुत क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, आप उसका जीके उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से करना है ट्रिक्स बताई हुई है मैंने, आप जाके विजिट कर सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन है आपके वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, बृहस्पति पर्वत, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस प्रकार के उदाहरण है, किस प्रकार के पर्वत है? राइन घाटी और वोसजेस। अच्छा, दोनों ही मैं बता दूं, ये दोनों ही यूरोप में है। ठीक है, राइन घाटी और वोसजेस, ये दोनों ही कहाँ पर है? यूरोप में है। ठीक है, अच्छे से बताया उन्होंने, याद भी कैसे करना है सब बताया हुआ है। चलिए, तो ये हैं आपके बृहस्पति पर्वत।
ठीक है जी। ब्रजोत पर्वत के उदाहरण हैं कौन कौन? राइन घाटी और वोल्जेस। कहाँ पर है? यूरोप में। याद रहेगा? आशा याद रहेगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, जस्ट 1 सेकेंड। ओके। तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से कितने मीटर तक है? देखिए सीधा इधर से एक क्वेश्चन बनेगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन नहीं डाला क्योंकि काफ़ी लोगों को पता है ना, काफ़ी लोगों को ये पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा इसकी हाइट का जो मीडियन है वो कितना है। ठीक है, और जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी में ही आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इस हिसाब से ये जो सीरीज़ है वो डिज़ाइन की गई है, पेपर है वो डिज़ाइन किया गया है। ठीक है जी। चलिए फिलहाल इसका आंसर है, पहले क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए उसके बाद आंसर लगाइए। 5000 से 7000 मीटर तक, 4000 से 6000 मीटर तक, 3000 से 4000 मीटर तक, 6000 से 8000 मीटर तक। क्या है सही उत्तर? तिब्बत का पठार। जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो आपका 4000 से 6000 मीटर तक है। ठीक है, इसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से इतने मीटर है, 4000 से 6000 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ये तिब्बत का पठार। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना ये कहाँ पर है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से और विजुअल हो सके। जी हाँ, चलिए। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू वाटरफॉल्स इसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। ये किस नदी पर है? कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ है। ऑप्शन से आपके कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, स्वर्णरेखा। कौन सी नदी पर है हुंडरू जलप्रपात? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका स्वर्णरेखा। कौन सी नदी पर है? स्वर्णरेखा पर है। ठीक है, और ये भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। क्लियर है? स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात। ठीक, इसी के साथ ही मैं एक और फैक्ट बताता चलूँ। ठीक है, एक जोग वाटरफॉल है, ठीक है, जिसे सबसे ऊंचा वाटरफॉल बोला जाता है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बाकी आपके सुझाव सदैव आमंत्रित है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, जोग जलप्रपात ये कर्नाटक में है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, हिमालय को मैं बता चुका हूँ आपको, जो कंटेंट वाली वीडियो है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे हिमालय को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा गया, याद आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही। हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक है। क्या मैंने लाइन से बोले हैं? क्या मैंने लाइन से बोले हैं बताएंगे आप लोग? जी हाँ, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ये मैंने लाइन से बोले हैं सीरीज़ वाइज। सबसे ऊपर आपकी हिमाद्री आएगी लेयर, उसके बाद हिमाचल आएगी। ठीक है, पहला ही आएगा, दूसरा ही आएगा, और तीसरे पे आएगी आपकी शिवालिक। ठीक है, तो इसने क्या बोला है? सबसे दक्षिणी भाग, यानी सबसे ऊपर उत्तर होता है। ठीक है, नीचे दक्षिण की ओर आ रहा है, तो लास्ट वाला इसने पूछा है। और यहाँ पर क्या है? क्या है यहाँ पर तीसरे नंबर पर? शिवालिक। तो ये आपको उत्तर है। समझ में आया? ये तीनों ही जो श्रृंखलाएँ आपको क्रम से याद होनी चाहिए। ठीक है, क्रम से याद नहीं होंगी तो एग्ज़ाम में दिक्कत आएगी, याद रखिएगा। फिर दोबारा बता रहा हूँ, हिमाद्री पहले पे आएगी, ठीक है, हिमाचल दूसरे पे आएगी, शिवालिक तीसरे पे आएगी। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, हो गया ये। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे। इसके 2 ऑप्शन देखो नीचे आ रहे हैं, 2 ऑप्शन ऊपर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा अभी। इसको बताते हैं, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से आपके पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमाद्री, और एक ऑप्शन ये रहा छुपा हुआ है, शिवालिक। क्या सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका पाक जल संधि का, जो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आया हूँ पीछे, दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, आप पीछे आके देख सकते हैं। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? ऑप्शंस भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और मालदीव, भारत और बांग्लादेश। अभी मैं पीछे बता के आया हूँ। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका भारत और श्रीलंका। ठीक है,
पाक जल संधि नाम सुन के कई लोग लगा देंगे भारत और पाकिस्तान, नहीं भाई, भारत और श्रीलंका, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? अगला क्वेश्चन है ये। पहला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है मालदीव, तीसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या सही उत्तर? अरब सागर में स्थित है, पहली बात। कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अरब सागर भारत के पूर्व में या पश्चिम में है? जी हाँ, पश्चिम में है। अब जब पश्चिम की बात हो रही है तो अंडमान निकोबार तो पूर्व में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कॉमन सेंस लगा सकते हैं। जी हाँ। अब बचा आपका मालदीव और लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप समूह है? इसने द्वीप समूह पूछा है, बिल्कुल सही, लक्षद्वीप द्वीप समूह होगा। ठीक है जी, लक्षद्वीप द्वीप समूह आपका सही उत्तर है। आगे चलेंगे। चलिए, ये भारत का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, पता भी होना चाहिए। आप, ये तो ऐसी चीज़ें हैं, ये पढ़ने वाली नहीं है, ये तो समझने वाली है और ज्ञान को अपने बढ़ाने वाली है ना। पता ही होना चाहिए, कहने का मतलब ये है अपने भारत के बारे में आपको जो आधारभूत जानकारी है वो तो होनी ही चाहिए। ठीक है जी। चलिए, बहरहाल भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? पहला ऑप्शन है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 45.3 लाख किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 34.6 लाख किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 48.4 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका पहला ही सही उत्तर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके। ठीक है जी। आगे चलेंगे। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? देखिए, कुछ नदियाँ आपकी अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियाँ आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, दो ही प्रकार की मेन नदियाँ हैं, है ना। तो आपको नर्मदा नदी पूछा इन्होंने, तो क्या है सही उत्तर? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, दक्षिणी महासागर। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है आपका अरब सागर। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी आपके मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है तो वहाँ से पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहते हुए वो अरब सागर में गिरती है। क्लियर है जी। चलिए, आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। टू द पॉइंट चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है? इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूँ आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए ये क्वेश्चन मैं बता ही रहा था, शायद ये क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने, बिल्कुल डाला हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इसका क्वेश्चन का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कर्क रेखा इसका सीधा उत्तर है। इसकी चर्चा हम पीछे ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी चर्चा इसलिए यहाँ दोबारा नहीं करेंगे। आप पीछे वाला एक्सप्लेनेशन जाके सुन सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है जी। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो क्या कहलाता है? देखिए, चारों ओर से नहीं बोला, 3 तरफ से बोला है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है आपके द्वीप समूह, प्रवाल, द्वीप, प्रायद्वीप। क्या है उत्तर? 3 ओर से जल से घिरा है। ठीक है, स्थल का भाग। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका प्रायद्वीप। क्या है? प्रायद्वीप। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, देखिए, हम यहाँ सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, मिस्टेक हर किसी से हो सकती है, तो आपके सुझाव जो है वो सदैव आमंत्रित है। आपको लगता है किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो गया है तो मोस्ट वेलकम, आप सुझाव दे सकते हैं, कोई दूसरा आंसर है, ठीक है, या अपने कंटेंट को, अपने चैनल को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, आगे चलेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार लगभग कितना किलोमीटर है? ठीक है, यानी नॉर्थ पॉइंट से लेकर के आपका साउथ पॉइंट तक इसने पूरा डिस्टेंस पूछ लिया, लगभग कितना है ना, कितना लगभग डिस्टेंस है। ऑप्शन से आपके 3200 किलोमीटर, 3800 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर। क्या सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, फिलहाल मैं एक फैक्ट बता दूं आपको, ये जो आपको 2900 किलोमीटर दिख रहा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, ठीक है, पश्चिम में गुजरात के
कच्छ तक, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक, यानी गुजरात तक मान लीजिए, ये डिस्टेंस है आपका, ठीक है। यानी पूर्व से पश्चिम डिस्टेंस 2900 है, ठीक। ऊपर क्या क्वेश्चन है, नॉर्थ टू साउथ यानी कश्मीर से कन्याकुमारी, तो इसका जो उत्तर है वो है 3200, ठीक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का लगभग डिस्टेंस पूछ ले तो 3200 किलोमीटर, और आपसे पूछ ले अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का लगभग डिस्टेंस कितना है, तो वो हो जाएगा आपका 2900 किलोमीटर, ठीक है जी। आशा है चीज़ें आपको सरलता से समझ आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला आपसे पूछ लिया क्वेश्चन, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार किन अक्षांशों के बीच है। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली डीएसएसबी में आया हुआ है, डायरेक्टली पूछा हुआ है, ठीक है। अब ये पूर्व से पश्चिम पूछा था या दक्षिण से उत्तर, ये मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, इतना ध्यान है मुझे, ठीक है। आपसे इसने दक्षिण से उत्तर पूछा है, ठीक है, भूमि का विस्तार। तो पहला ऑप्शन आपका 90 डिग्री, ठीक है, 9 डिग्री 4, ठीक है, उत्तर तथा 38 डिग्री 6 उत्तर, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व, है ना। तीसरा ऑप्शन है 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर। चौथा ऑप्शन है 8 डिग्री उत्तर तथा 40 डिग्री और 6 उत्तर। ये ऑप्शन है आपके। आप सोच रहे होंगे ये कैसे ऑप्शन हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है कंटेंट वाली वीडियो में, चैप्टर 7 देखेंगे हमारा देश भारत, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये क्या चीज़ है, ठीक है जी। यहाँ पर दोबारा अगर चर्चा करने लग गए तो ये 1 घंटे नहीं, ये 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी ठीक है। तो उसको आप कंटेंट वाली वीडियो में देखिएगा। फिलहाल इसका जो उत्तर होने वाला है वो क्या होने वाला है, जी हाँ, दक्षिण से उत्तर पूछा है ना। चलिए इसका उत्तर होगा आपका 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, आप भी बोलेंगे यहाँ कुछ नहीं बताओगे क्या आप, है ना। ये इंडिया है मान लीजिए, वैसे तो मेरा जो ड्राइंग है वो बहुत ही बेकार है, ठीक है। मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक। समझाने की कोशिश करता हूँ अगर समझ में आ जाए तो, ठीक है जी। चलिए अब तो कश्मीर भी हमारा पार्ट हो गया है ना। चलिए ये इंडिया है, ठीक है। तो इसने पूछा है आपका दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण से ये जो बिंदु है ना इंडिया का पॉइंट, ये 8 डिग्री पर स्थित है। अक्षांश पूछा ना इसने, अक्षांश, तो 8 डिग्री 4 है इधर का अक्षांश, ठीक। और जो ये पॉइंट है ना ये वाला, यहाँ है 37 डिग्री 6, ये वाला पॉइंट नॉर्थ वाला, समझ में आया आप। ऐसे ही पूरब वाला होगा, पूर्व पश्चिम वाला, ये पूरब वाला है, ये इधर वाला है। इसका अगर पूछ ले तो ये आपका 68/7, ठीक है, पश्चिम से लेकर पूरब तक ये आपका 68/7 है, ठीक है। और ये आपका 97/25 है, 9725, ठीक। अच्छा आपको एक चीज़ याद आ रही है, भारत की जो प्रधान रेखा है, ठीक है, 82.5 डिग्री यहाँ से जा रही है, कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा है, देशांतर याद आ रहा है। पिछली वीडियो में हमने किया था सेट 1 में 82.5 डिग्री मानक समय यहीं से होता है इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ देखिए घटता है और यहाँ बढ़ता है, ये घटता बढ़ता वाला मैंने अच्छे से समझाया हुआ है चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में, शायद चैप्टर 2 में। आप कंटेंट वाली वीडियो देखिएगा, ठीक है, मानक समय कैसे घटता बढ़ता है, ठीक है, वो अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो वहाँ जाके आप देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। फिलहाल हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने देशों की स्थलीय सीमाएं भारत देश से जुड़ी हुई हैं। स्थलीय सीमाएं पूछा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। पड़ोसी देशों की अगर बात करेंगे तो पड़ोसी देश तो बहुत हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ स्थलीय सीमाएं किस किस देश से जुड़ी हैं उनकी संख्या पूछी है इन्होंने, ठीक है जी। तो क्या उत्तर है आपका, फिलहाल ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, 6, 7, 9, 8, क्या है सही उत्तर। जी हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 7। अब एक एक करके बताएंगे आप या मैं बताऊँ, ठीक है मैं बताता हूँ। भारत के पश्चिम से चालू करते हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, 2 गए इधर, ठीक है। अब नॉर्थ में आते हैं, इधर है आपका चाइना यानी चीन, इधर है नेपाल, ठीक है, 2 गए। इधर आया भूटान, इधर आया बांग्लादेश, बी हो गया ये तो, ठीक है, भाई गलत मतलब मत लेना, बी नहीं बोला मैंने, बी बोला है, ठीक है। और एक रह गया आपका म्यांमार, ठीक। आप बोलेंगे श्रीलंका क्यों नहीं है,
भाई यहाँ पर स्थलीय सीमा पूछा है ना कि जलीय सीमा। ठीक है, जो श्रीलंका है ना वो जल संधि से जुड़ा हुआ है भारत से, यही हम गलती कर जाते हैं। और उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। ठीक है, स्थल संधि नहीं है वो। स्थलीय सीमा केवल इन 7 देशों से लगती है हमारी भारत की। ठीक है, तो 8वां जो देश है श्रीलंका, कई बार हम ले लेते हैं, पड़ोसी देश में तो आएगा वो भी, लेकिन स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा है, वो जलीय सीमा से जुड़ा है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा एग्जाम अटैम्प्ट करते समय। आगे चलेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। 7 मैंने बता दिया आपको। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, वृत्त हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया आपका, वृत्त हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन से आपके शिवालिक, सह्याद्री, हिमाचल, हिमाद्री। वृत्त हिमालय यानी कि बड़ा हिमालय आप बोल सकते हैं। जी हाँ, इसका डायरेक्ट उत्तर है हिमाद्री, सबसे ऊपर की लेयर। 3 लेयर बताई ना मैंने हिमाद्री बताई आपको, ठीक है, हिमाचल बताई और लास्ट में बताई शिवालिक। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना हिमाद्री, इसी का ही दूसरा नाम वृत्त हिमालय है। ठीक है, यहीं पे बताता चल रहा हूँ। जो हिमाचल है ना दूसरी वाली लेयर, हिमाचल, ये रही हिमाचल, इसका भी एक दूसरा नाम है, इसको हम मध्य हिमालय बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए, और शिवालिक को तो शिवालिक ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है तो काफ़ी करना पड़ेगा मैनेज इसको। ठीक है, ये कथन के रूप में है थोड़ा सा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने एक कथन का भी डाला हुआ है। देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा है, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है तथा पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। ठीक है, ये सुना आपने। दूसरा कथन सुनिए, पूर्वी घाट के बारे में दूसरा कथन, पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है तथा पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ठीक है, ये 2 कथन दिए इन्होंने। फिर अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, उपरोक्त कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन दोनों कथन सही है, दूसरा ऑप्शन केवल कथन 2 सही है, तीसरा ऑप्शन केवल कथन 1 सही है, चौथा ऑप्शन कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। आज के एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड है ना वो कुछ इसी प्रकार का है। तो आप लोगों को ना डीप स्टडी करने की ज़रूरत है थोड़ी सी। ठीक है, टू द पॉइंट पढ़िए और थोड़ा सा डीप पढ़िए। ठीक है, तभी जाके बात बनेगी। तो अब देखिए, ऐसे प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप नहीं बोल सकते कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मात्र एक प्रश्न डाला है मैंने फॉर एग्जाम्पल, है ना। इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। तो जो पढ़िए ठीक से पढ़िए, ट्रिक लगा के पढ़िए, ताकि आप उसको रिटेन रख सकें एग्ज़ाम तक। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा आपका दोनों कथन सही हैं। ठीक है, अब आप इसको याद कर लीजिएगा, पश्चिमी घाट के बारे में क्या लिखा है और पूर्वी घाट के बारे में क्या लिखा है। ठीक, मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, आप दोबारा सुन सकते हैं या देख सकते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रवाल से संबंधित निकटतम शब्द कौन सा है? ठीक है, प्रवाल, ऑप्शन है डेल्टा, मुहाना, पॉलिप, चाप झील। क्या है सही उत्तर? प्रवाल पूछा आपसे, तब तक मैं प्रवाल के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ मैं आपको। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे डैश कहा जाता है। ठीक है, इसी डैश में ये नाम आएगा, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया है। ठीक है जी, छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है। इतना तो आप बोल सकते हैं। आप मुहाना तो हो नहीं सकता, डेल्टा भी नहीं हो सकता। ठीक है, चाप झील भी भाई पानी का शोर उस टाइप से आ रहा है, तो क्या बचा? पॉलिप ही सही उत्तर है। ठीक है, प्रवाल से निकटतम शब्द संबंधित यही है। ठीक है, अब सुनिए, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, अभी भी पीछे कुछ एग्जाम्स हुए थे एमटीएस वगैरह के, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन देखने में आया था। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उन लोगों को पता है, सीधा ये क्वेश्चन आया था और ये मैं कंटेंट में ऑलरेडी करा चुका हूँ। एमसीक्यू में यहाँ ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन से आपके गुवाहाटी, मौसिनराम, अगरतला, वेम्बनाड। क्या है सही उत्तर? सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूरे विश्व में, जी हाँ, इसका सही उत्तर है मौसिनराम, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, ये मैं कंटेंट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शंस, काले जल में, साफ जल में, प्रदूषित जल में, खारे जल में। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, मैंग्रोव, बिल्कुल सही, खारे जल में।
ठीक है, जिन्होंने उत्तर लगाया खारे जल में उनका बिल्कुल सही है, मैंग्रोव वन खारे जल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? देखिए महोगनी और रोजवुड ये वृक्ष पूछे आपसे दो ऑप्शन हैं आपके, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा ऑप्शन है मैंग्रोव वन, तीसरा ऑप्शन है आपका उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, और चौथा ऑप्शन है आपका शंकुधारी वन। क्या है सही उत्तर? महोगनी एवं रोजवुड, ये दो ऑप्शन, दो आपको पेड़ों के नाम दिए गए हैं। जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार यानी यहाँ पर वर्ष भर लगभग बारिश होती रहती है, ज़्यादातर बारिश होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वृक्ष भी काफ़ी बड़े बड़े मिलेंगे आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई पानी ज़्यादा होगा, है ना, तो वृक्ष भी काफ़ी लंबे लंबे होंगे, ऊंचे ऊंचे होंगे। ठीक है, जितना पानी मिलता है वृक्षों को उतने बढ़ते हैं, पता है आपको, कॉमन सेंस। ठीक है जी, चलिए तो पता चल गया आपको महोगनी और रोजवुड वृक्ष। अगला क्वेश्चन, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ऑप्शन, गिर वन में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, मैंग्रोव क्षेत्र में। ठीक है, कुछ तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप। मैंग्रोव क्षेत्र में कैसे पाएंगे भाई, खारा पानी है, पानी में आपको जंगली बकरी और तेंदुए कहाँ से मिलेंगे? उनको तो जंगल टाइप या पहाड़ी इलाका टाइप चाहिए कुछ, है ना। चलिए बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा आपका हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पर? हिमालय क्षेत्र में। ठीक है जी, टू द पॉइंट है, एकदम करेक्ट, जंगली बकरी और हिम तेंदुआ। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? ऑप्शन है आपका, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से ही हमारे जो भारत है, उत्तर भारत में मेनली, ठीक है, वहाँ पर बारिश होती है। और अभी जो टाइम पीरियड है वो लगभग वही चल रहा है। लेकिन अभी आज इतनी गर्मी है और मैं पसीने से पूरा नहा चुका हूँ। ठीक है, एकदम पसीना जो है आप बोल सकते हैं मोबाइल पे आ रहे हैं। ठीक है, मेरे को कपड़े से साफ़ करना पड़ रहा है, वीडियो को बीच बीच में रोक करके, बहुत बुरा हाल हो रहा है अभी इस समय जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। तो पानी ज़्यादा पीजिए, ठीक है, डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो आप लोगों को। ठीक है, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और कूलर के सामने बैठे रहिए, बस यही बोलूँगा मैं। चलिए फिलहाल क्वेश्चन पे आएंगे भाई, मजाक बहुत हो गया। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? ऑप्शन पहला, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर, समुद्र से नदी की ओर। क्या है सही उत्तर? देखिए जब हमारा मानसून आता है ना, उस समय जो वायु होती है ना, वो आपकी समुद्र से स्थल की ओर बहती है। ठीक है, सीधा सा फैक्ट याद रखिएगा, समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून, क्लियर है, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में किस समय बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है? देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, ये साउथ के क्षेत्र हैं दोनों के दोनों, जैसा कि आपको पता ही होगा, ये स्टेट दक्षिण भारत के हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, लेकिन अभी ऊपर मैंने क्या बताया, दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ बारिश होती है? जी हाँ, उत्तर भारत में। ठीक है, वही मानसून लेके आती है पवन और वहीं बारिश होती है। लेकिन जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, यहाँ होती है कब, ये पूछा है आपसे। मानसून के आने के समय, मानसून के बीच में, इनमें से कोई नहीं, मानसून के लौटने के समय। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका मानसून के लौटने के समय। कब? मानसून के लौटने के समय। जैसे कि अभी क्या नाम है, आप मान लीजिए अक्टूबर के आसपास, सितंबर के आसपास मेरे हिसाब से होना चाहिए। सितंबर अक्टूबर के आसपास जो तमिलनाडु है वहाँ पर बहुत बारिश होगी शायद, है ना, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि मानसून उस समय तक समाप्त हो जाता है पूरा। जितनी बारिश होनी होती है जुलाई अगस्त और सितंबर के थोड़ा बहुत पार्ट ले लीजिए, ठीक है, इतना नहीं, तो उसके बाद मानसून लौटता है, तो उस समय मेरे हिसाब से वहाँ पर बहुत वर्षा होती है। बाकी आप लोग भी अपने सुझाव दे सकते हैं, है ना, कमेंट बॉक्स ओपन है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए, गुजरात का गिर वन मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न है आपका ये। ठीक है, यहाँ से देखिए सीधा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो गिर वन है वो किस राज्य में स्थित है? वो गुजरात में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये एक तो ये क्वेश्चन हुआ। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन है आपका, और इसके लिए ऑप्शंस ये रहे आपके। पहला ऑप्शन है एशियाई शेरों के लिए, दूसरा ऑप्शन बारहसिंगा हिरण के लिए, तीसरा ऑप्शन विशिष्ट हाथियों के लिए, चौथा ऑप्शन
विशिष्ट पक्षियों के लिए। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका एशियाई शेरों के लिए। ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं एशियाटिक लॉयंस। ठीक है, एशियाटिक लॉयन इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है गुजरात का गिर वन। ठीक है, पहले ऐड आते थे ना, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, है ना। हमारे महानायक इस सदी के श्री अमिताभ बच्चन जी ऐड करते थे, है ना। काफ़ी अच्छा है भाई, प्रमोशन नहीं हो रहा, बस जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी अमिताभ बच्चन किसके फेवरेट नहीं होंगे भाई, सबके ही फेवरेट होंगे। फिलहाल आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। सुंदरी किस वन की एक प्रमुख प्रजाति है? सुंदरी बोलते ही देखो सबके मन में एक सुंदर सी छवि बन गई होगी, है ना। चलिए, तो किस वन की प्रमुख प्रजाति है ये पूछा है आपसे, सुंदरी। ठीक है, वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है खारे पानी में कौन से वन होते हैं? पीछे बता क्या हो ना, बिल्कुल सही, मैंग्रोव वन, ये सही उत्तर है यहाँ का। ठीक है जी, सुंदरी जो है वो मैंग्रोव वन की एक प्रजाति है, बहुत प्रसिद्ध प्रजाति है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। किस वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है? ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, और मैं बता दूं भारत में जो अधिकतर वन हैं वो मानसूनी वन ही पाए जाते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन। 4 ऑप्शन बता दिए मैंने आपको। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही, जिन्होंने लगाया है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, इसको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, और इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने कंटेंट वाली वीडियो में किया हुआ है, और इसी को ही मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो पीपल, नीम, शीशम, ठीक है, सागौन, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है जी, और इस प्रकार के वन जो हमारे भारत के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप, कई बार ये क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो इसको ऐसे कर लेते हैं भाई, कुछ ज़्यादा लंबा है क्या? चलिए ठीक है, क्वेश्चन से देख के मत डरिए भाई, इतना लंबा है, आंसर बहुत छोटा है। ठीक है, चलिए, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहते हैं, बिल्कुल सही। मानसून शब्द मौसम से लिया गया है, बिल्कुल सही, जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है भाई, अरे भाई ये तीर कहाँ से आ गया? ठीक है, मौसम। अब पूछ रहा है जो मौसम शब्द है ना वो किस भाषा का है? बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है भाई। ठीक है, कोई नहीं, खेल जाएंगे हम भी। समझ में आ गया होगा आशा है आपको प्रश्न क्यों ऐसा बनाया गया है। ठीक है, ताकि आपको याद हो सके। ऑप्शन से आपके ग्रीक, पुर्तगाली, तुर्की, अरबी। मौसम शब्द किस भाषा का है? ठीक है, जिससे मौसम शब्द बना है, ये है आपका प्रश्न। इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका अरबी। किस भाषा का? अरबी। ठीक है जी, मौसम शब्द जो है वो अरबी भाषा का है, और इसी से ही मौसम निकला है। अगर मैं मौसम की परिभाषा बताऊं तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला जो परिवर्तन है, ठीक है, वही आपका मौसम है। ठीक है, सरल शब्दों में मैंने बताया आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मौसम कभी गर्म है, कभी ठंडा है, ठीक है, कभी आसमान में बादल छाए हैं, कभी वर्षा होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। ठीक है जी, आगे चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है आपका, किस महीने के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके? क्या है सही उत्तर? अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, जुलाई, ये आपके ऑप्शंस हैं। वन्य जीव सप्ताह किस महीने के पहले सप्ताह अर्थात फर्स्ट वीक में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण जहाँ भी शामिल हो जाता है तो वहाँ का प्रश्न आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड जो है एनवायरनमेंट को लेकर के एकदम सतर्क है, हमारा इंडिया खुद, तो वहाँ से जो प्रश्न है वो बनते ही बनते हैं। ठीक है जी, चलिए
फिलहाल इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अक्टूबर। ठीक है जी, अक्टूबर महीने का जो पहला सप्ताह है वो वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अगला और ये आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है। ठीक है जी, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा डैश पर निर्भर करती है। देखिए 4 चीज़ों पर मुख्य रूप से निर्भर करती है किसी भी स्थान की जलवायु। ठीक है, जिसमें से 3 आपको मेंशन है यहाँ पर, स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, और जो 4th है वो आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपके गहराई, शुष्कता, उच्चावच, आर्द्रता। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो आपका होगा उच्चावच। ठीक है, ये चारों ही चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। किसी भी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। ठीक है जी, तो ये था आपका सेट 2 जो कि कंप्लीट हो गया है ज्योग्राफी का। ठीक है, और क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है, भूगोल की पुस्तक है, वो यहाँ पर एकदम पूरी फुल कंप्लीट हो जाती है। ठीक, इसका कंटेंट भी मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक, और आज हमने यहाँ पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, तो आपको रिवीजन के लिए दोबारा से, ठीक है, 8 के 8 चैप्टर बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आइए, इन दोनों वीडियोज़ को देखिए और आपके 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे मेरे हिसाब से। हाँ, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को जाकर दोबारा देख सकते हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, कोई आपको रोक नहीं रहा वीडियो को देखने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को छोड़ दीजिए और MCQ ही देखिए। कुछ ही समझ में नहीं आ रही है, दोबारा देख लीजिए जा करके, अवेलेबल है। ठीक है, हटाई नहीं गई है, वीडियो वहीं पर ही है। ठीक है जी, चलिए, आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।